Hey, मेरा नाम है नमन and I'm CEO and co-founder of Tachyon. तो इस सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि स्टार्टअप्स कितने टाइप के होते हैं, स्टार्टअप क्या होता है, उनकी कैटेगरीज क्या क्या होती है और उनके स्टेजेस क्या क्या होते हैं। तो आइए जानते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले सवाल कि स्टार्टअप होता क्या है, व्हाट इज स्टार्टअप। स्टार्टअप कुछ नहीं होता, बेसिकली जितना जो भी बड़े बिजनेसेस होते हैं ना, उनका वो अर्ली स्टेज हो उसको स्टार्टअप बोलते हैं। चाहे वो एडिडास हो, नाइक हो, BMW हो, एप्पल हो, फेसबुक हो, गूगल हो, वो सब एक टाइम पे स्टार्टअप्स थे। बट पहले के टाइम पे उनको स्टार्टअप्स नहीं बोला जाता था, ये तो टर्म अब जो थोड़ी ज़्यादा पॉपुलर कर दी गई है। तो स्टार्टअप बेसिकली यही होता है कि जो स्टार्टिंग के इनिशियल डेज होते हैं ना, कि किस तरीके से हम अपने बिजनेस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उसको हम स्टार्टअप बोलते हैं। तो अब सवाल आता है कि स्टार्टअप्स कितने टाइप के होते हैं। तो टोटल स्टार्टअप्स 6 टाइप के होते हैं। लाइफस्टाइल स्टार्टअप्स। तो लाइफस्टाइल स्टार्टअप्स में क्या होता है ना, कि जो एंटरप्रेन्योर होता है वो सिर्फ अपने लिए काम करता है, वो किसी की कंपनी में या फिर किसी का एम्प्लॉय नहीं होता और ना उसके अंडर कोई एम्प्लॉय होते हैं। वो क्या काम करता है ना, कि मान लीजिए उसको कोई प्रोग्रामिंग आती है, यानी कि उसको पाइथन आता है, या फिर उसको जावा आती है, या फिर उसको जावा स्क्रिप्ट आती है, या फिर वो वेब डेवलपमेंट कर सकता है, या फिर अगर मैं डिजिटल क्रिएटर की बात करूँ तो वो वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, वो लोगो बना सकते हैं। तो ऐसे लोग क्या करते हैं ना, कि एक पोर्टफोलियो बना के लोगों के पास अपना पोर्टफोलियो सेंड करते हैं, लोग उनको कांटेक्ट करके उनसे काम करवाते हैं और जिसके बदले में उनको पैसा मिलता है, जिसको हम फ्रीलांसिंग भी बोलते हैं। अब सेकंड टाइप का स्टार्टअप आता है स्मॉल बिजनेस। तो स्मॉल बिजनेसेस आपने अपने आसपास के एरिया में हमेशा देखे होंगे, जैसे कि जो आपके पड़ोस में नाई है, यानी कि बाल काटने वाला बार्बर, वो भी एक स्मॉल बिजनेस है। या फिर किराने की दुकानें, या फिर आपके आसपास छोटे मोटे रेस्टोरेंट, ये सब स्मॉल बिजनेस स्टार्टअप्स हैं। इनका मेन गोल ये नहीं होता कि इनको $1 बिलियन की कंपनी बनानी है। इनका मेन गोल होता है कि अपनी फैमिली को किस हिसाब से हम फीड करवा सकें, बस इससे ज़्यादा इनका कोई गोल नहीं होता। थर्ड स्टार्टअप्स आते हैं स्केलेबल स्टार्टअप। ये स्टार्टअप इनिशियल डे से ही ना ये सोच के चलता है कि हम $1 ट्रिलियन कंपनी बनेंगे एंड हम ह्यूज इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे और अपनी सर्विस से या फिर अपने प्रोडक्ट से पूरी दुनिया को बदल देंगे। इसी वजह से ये लोग स्टार्टिंग से ही बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ जो जीनियसेस को हायर करते हैं, जिसकी वजह से ना इनकी जो सक्सेस रेट होता है वो काफ़ी हाई हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब ह्यूज इम्पैक्टर्स है, यानी कि ये लार्ज स्केलेबल है, यानी कि दुनिया भर के लोग इनको इस्तेमाल करते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है बायबल स्टार्टअप। तो इन स्टार्टअप्स का जन्म ही इसलिए होता है कि ये अपने स्टार्टअप को बेच सके। जी हाँ, जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी एंटरप्रेन्योर है, या फिर मैं हूँ, मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि मैं हूँ एंड मैं चाहता हूँ कि 2 से 4 साल में एक कंपनी बनाऊँ जो कि सर्विस या फिर कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है, बट मैं उसको रन नहीं करना चाहता लॉन्ग रन के लिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं किसी भी बड़ी कंपनी के पास जाऊँगा और मैं उसको बोलूँगा कि आप मेरी कंपनी को खरीद लें इस वैल्यूएशन के ऊपर। तो वो कंपनी बोले कि ठीक है, तो वो मुझे वो खरीद लेगी, 100% इक्विटी उसके पास चली जाएगी। या तो मैं एज ए एम्प्लॉय काम करूँगा, या तो मैं उससे एग्जिट ले लूँगा, जिसकी वजह से मेरे पास कहीं ना जितनी भी मेरे पास इक्विटी होगी मेरे स्टार्टिंग फेज में स्टार्टअप की, उतना पैसा मेरे को मिल जाएगा। अराउंड इतने कंपनीज को कोई 100 करोड़ में भी खरीद लेता है, कोई 200 करोड़ में भी खरीद लेता है, 1 करोड़ 2-4 करोड़ में भी खरीद लेता है। तो अपनी कंपनी को छोटे टाइम के लिए ही बनाओ और बाद में उसको बेच। फिर फिफ्थ स्टार्टअप आते हैं लार्ज कंपनी स्टार्टअप्स। अब ये वो स्टार्टअप्स है ना जो अब बहुत ज़्यादा बड़ी बन चुकी है, मतलब एक ह्यूज एम्पायर बन चुका है, बट इनको लगातार इनोवेशन करना पड़ेगा, नहीं तो ये मर जाएंगी। क्योंकि जो कंज्यूमर्स होते हैं ना, उनके प्रेफरेंसेस हर साल चेंज होते रहते हैं, तो इनको लगातार अपने प्रोडक्ट्स के अंदर रिफाइनमेंट करनी पड़ती है, नए नए इनोवेशंस करने पड़ते हैं, नए नए मेथड्स लाने पड़ते हैं, ताकि वो जो अपनी मार्केट को ना पकड़ के रखें। नहीं तो ये स्टार्टअप फेल्स हो जाएंगे, इनका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। जैसे गूगल है, एंड्रॉयड है, या फिर आप याहू को दे सकते हैं। याहू ने इनोवेशन नहीं किया एंड वो डूब गई कंपनी, जबकि याहू बहुत बड़ी कंपनी थी एक टाइम के ऊपर। गूगल उसके सामने बच्चा था, गूगल को एक्वायर करना चाहती थी वो, लेकिन इसी वजह से गूगल ने अपना इनोवेशन जारी रखा एंड याहू बीच हवा में लटकी रह गई, जिसकी वजह से याहू फेल हो गया, गूगल पास हो गया। फिर लास्ट आता है 6 नंबर पे हमारा
सोशल स्टार्टअप। और वो सोशल स्टार्टअप ना एक्चुअली में स्केलेबल स्टार्टअप की तरह ही होते हैं, बट इनका कोई गोल मनी नहीं होता। इनका गोल होता है कि हम अपने आसपास के लोगों के ऊपर है ना एक पर्पस ड्रिवन स्टार्टअप करें, जिसकी वजह से हम लोगों की मदद कर सकें। इनका गोल ये नहीं है कि हमें $1 ट्रिलियन कंपनी बनना है या फिर बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पे। बस इनको ये है कि जितने से जितने हम लोगों को हेल्प कर सकें हम वो करें। लेकिन ज़्यादा आमतौर पर देखा गया है कि ये स्टार्टअप ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होते, क्योंकि अगर पैसा नहीं होगा तो आप स्टार्टअप्स को स्केल नहीं कर सकते हैं। तो थर्ड पॉइंट आता है स्टार्टअप कैटेगरीज। अब स्टार्टअप कैटेगरीज क्या होती हैं? 2 टाइप के टोटल स्टार्टअप कैटेगरीज होती हैं। पहली प्रोडक्ट बेस्ड, दूसरी सैस। तो प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप्स वो होते हैं जो एक प्रोडक्ट को सेल करते हैं। आमतौर पे आप हर प्रोडक्ट जितने भी यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करो तो मैं मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप्स, टीवी, या फिर खाने की किसी आइटम की बात करूँ तो लेज़, या फिर आपके पोटैटो चिप्स, कुरकुरे, तो ये सब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, यानी कि ये सीधा सीधा अपने प्रोडक्ट कंज्यूमर्स को दे रही है। फिर आती है सैस बेस्ड कंपनी। सैस मतलब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो ये क्या करती है ना कि एक सर्विस प्रोवाइड करती है, यानी कि एक प्लेटफॉर्म बनाती है सॉफ्टवेयर के थ्रू, जिसमें बाकी सारे बिजनेसेस आते हैं, उसको प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं और अपना बिजनेस आगे बढ़ाते हैं। फॉर एग्जांपल अमेजोन, वो एक सैस बेस्ड स्टार्टअप है, या फिर जोमेटो, या फिर गूगल, यूट्यूब, इनको भी हम सैस बेस्ड बोल सकते हैं, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म दे रही है बिजनेस ओनर्स को या फिर कंज्यूमर्स को कि वो आए उस सर्विस को ले और अपना आगे फैलाएं। और अब आते हैं हम चौथे पॉइंट पे, यानी टाइप्स ऑफ बिजनेस मॉडल। तो टोटल 4 टाइप्स ऑफ बिजनेस मॉडल होते हैं। पहला B2C, दूसरा D2C, तीसरा B2B एंड चौथा B2G। अब मैं B2C की बात करूं तो B2C मानी बिजनेस टू कंज्यूमर। मैं एग्जांपल लेके चलता हूं, जैसे कि लेज कंपनी है। वो क्या काम करती है ना कि अपने प्रोडक्ट को लिया, उसने मैन्युफैक्चर किया, अब वो डायरेक्टली कंज्यूमर्स को नहीं दे रही। वो क्या करती है कि नेशनल लेवल डिस्ट्रीब्यूटर को पकड़ती है, उसको अपना माल सप्लाई करती है। वो माल जो वो डिस्ट्रीब्यूटर होता है ना, वो छोटे लेवल्स के जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स होता है उनको माल सप्लाई करता है, और वो जो छोटे लेवल के होते हैं वो दुकानों में पहुंचाते हैं और दुकानों से हम तक आता है, जिसकी वजह से इतने स्टेप्स बढ़ने के कारण उनका कमीशन बढ़ जाता है, एंड जो प्रोडक्ट के ऊपर ग्रॉस मार्जिन होता है ना वो कम हो जाता है, उनका नेट प्रॉफिट कम हो जाता है। बट जो अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स होते थे, अब उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो इतना बड़ा अमाउंट जो कमीशन के अंदर दे दें, तो उन्होंने ना एक रास्ता अपनाया। उस मॉडल को बोलते हैं D2C, यानी डायरेक्ट टू कंज्यूमर। जैसे कि अगर मैं बोट की बात करूँ, बोट हेडफोन्स आपने सभी ने नाम सुना ही होगा ऑफकोर्स। तो जो बोट हेडफोन्स है वो डायरेक्ट टू कंज्यूमर्स को टारगेट करते हैं, यानी कि उन्होंने अपने वेबसाइट के ऊपर या फिर अपने ई कॉमर्स साइट्स पे, जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, हाँ वही रणवीजी वाला, यस फ्लिपकार्ट, तो उन पे वो अपना मार्केट ऑर्डर को प्लेस करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को प्लेस करते हैं, एंड हम जाके डायरेक्टली उनसे बाय करते हैं। तो जिसकी वजह से ना जितना भी कमीशन होता है ना वो बच जाता है, तो उनका नेट प्रॉफिट वो है पर प्रोडक्ट ज़्यादा पड़ता है। अब तीसरा आता है पॉइंट B2B, यानी बिजनेस टू बिजनेस। मैक्सिमम टाइम जितने भी सैस प्रोडक्ट होते हैं ना ये बिजनेस टू बिजनेस मॉडल पे ही काम करते हैं, क्योंकि ये एक कंज्यूमर्स को ना टारगेट करके एक बिजनेसेस को टारगेट करते हैं। मैं एग्जांपल के तौर पे, जैसे आपने खाता बुक देखा होगा। अब खाता बुक का काम क्या है? वो क्या काम करता है कि जितने भी रिटेल शॉप्स हैं या फिर जितने भी होलसेलर्स हैं ना, वो उनको टारगेट करता है। वो क्या करता है कि उनकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना, उनके प्रोडक्ट्स की सेल मैनेजमेंट करना, उनके पास कितना GST है, अभी कितने टैक्स उनका पे करना है, वो सब एक ही प्लेटफॉर्म पे उनको मिलता है, जिसको हम B2B बोलते हैं। फिर आता है B2G, यानी बिजनेस टू गवर्नमेंट। वो बिजनेस जो सीधा सीधा गवर्नमेंट को टारगेट करते हैं कि हमारा जो कंज्यूमर होगा ना वो गवर्नमेंट होगी। जैसे भी जितने भी डिफेंस स्टार्टअप्स हैं आजकल के टाइम पे इंडिया में बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो चुके हैं, तो वो काम क्या कर रहे हैं ना कि DRDO के साथ कोलैब करके वो एक, क्योंकि DRDO क्या करता है, एक टेंडर पास करता है कि आप अगर इतना हमें ये प्रोडक्ट या फिर ये मिसाइल हमारे साथ या फिर जो भी नई टेक्नोलॉजी है वो आप इनोवेट करना चाहते हैं तो आइए और हमको सर्व कीजिए और हम बदले में आपको कुछ पैसा देंगे। तो ये बेसिकली 4 टाइप के बिजनेस मॉडल्स होते हैं। तो अब 5th पॉइंट आता है स्टेजेस ऑफ स्टार्टअप्स। तो स्टार्टअप के टोटल 5 स्टेजेस होते हैं। पहला आइडिएशन स्टेज। अब आइडिएशन स्टेज है ना किसी भी स्टार्टअप का सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज होता है, क्योंकि इसी स्टेज पे आप डिफाइन करते हैं कि आपकी कंपनी किस प्रोडक्ट पे काम करेगी, किस मॉडल पे काम करेगी, क्या आपकी जो प्रोडक्ट है या फिर आपका जो कोई सर्विस है वो मार्केट वाइबल है या नहीं है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है या नहीं कर रहा है, या फिर आपने सिर्फ उसको ऐसे ही ला दिया है। उसी आइडिएशन स्टेज में आपकी टीम बिल्ड होती है। तो उसके बाद में आता है सेकंड स्टेज, जो कि है प्रोटोटाइपिंग स्टेज।
अब प्रोटोटाइप में आप क्या करते हैं ना, जो भी आपने मान लीजिए आइडिएशन स्टेज में एक प्रोडक्ट चूज़ किया, डिसाइड किया, जैसे कि मैं अपना एग्जांपल लूँ तो मैं एक इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी हूँ, तो मैंने प्रोटोटाइपिंग में क्या बनाऊंगा, ऑफ कोर्स एक बाइक की चैसी बनाऊंगा, एक ऐसी चैसी चलती फिरती बनाऊंगा जिस पे मैं बैठ के उस बाइक को चला सकूं। तो उससे मेरे को क्या फ़ायदा मिलेगा? पहली बात, आपका विजन क्लियर होगा कि प्रोडक्ट बन रहा है नहीं बन रहा, एंड ये इनिशियल स्टेज होता है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट, आप उससे सीड फंड रेज कर सकते हैं। सीड फंड वो फंड होता है जो कि स्टार्टअप को शुरुआती दौर में पुश करने के लिए इन्वेस्टर्स खर्च करते हैं उनके प्रोटोटाइप पे। तो थर्ड पॉइंट आता है MVP यानी मिनिमम वायबल प्रोडक्ट या फिर मार्केट फिट। तो अब उस प्रोडक्ट को आप क्या करते हैं ना, जो अभी आपने प्रोडक्ट बनाया है उसको एक लिमिटेड अमाउंट में कंज्यूमर्स को देते हैं बीटा टेस्टिंग या फिर अल्फा टेस्टिंग के लिए कि क्या वो प्रोडक्ट वाकई में अच्छा है, क्या उनको वो यूज़ करके संतुष्टि मिल रही है या नहीं मिल रही, कोई खामियां तो नहीं है प्रोडक्ट के अंदर, कोई ऐसी ग्लिचेस तो नहीं है किसी सॉफ्टवेयर में। तो आप उनसे फीडबैक लेते हैं, उसके बाद आप उसको दोबारा रिफाइन करते हैं। अब आता है स्केलेबिलिटी। अब स्केलेबिलिटी क्या होता है ना कि अब आपने सब कुछ अपना प्रोडक्ट वगैरह लॉन्च कर दिया है, सब कुछ काम कर दिया है, अब उसको आपको स्केलेबल करना है। अब उस स्केलेबिलिटी के लिए आप क्या चूज़ करते हैं, आप इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं और सीरीज़ ऑफ फंडिंग रेज करते हैं। ये पूरी आगे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि कितनी टाइप की सीरीज़ होती हैं, कैसे पैसा बनाया जाए, कैसे इन्वेस्टर से पैसा उठाया जाए, उनको पिच कैसे करा जाए। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में इतना ही समझ लीजिए कि कुछ सीरीज़ होती हैं फंडिंग की राउंड की, ABCDEFGH, इतनी सारी सीरीज़ होती हैं। बाद में लास्ट पॉइंट आता है मैच्योरिटी यानी कि IPO। अब क्या होता है ना, कंपनी हो जाती पब्लिक। अब कंपनी को ऑटोमेशन मोड में चलना स्टार्ट हो जाता है कंपनी। अब धीरे धीरे क्योंकि उनका मार्केट सेगमेंट बन चुका है, वो उनका एक मार्केट कैपिटल अच्छा खासा बन चुका है, कंज्यूमर्स आ चुके हैं, तो अब उनको क्या करना है, नए नए इनोवेशंस करने हैं। पहले स्टार्टअप्स क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर सेगमेंट पे काम करते हैं, बट इस टाइम पे आने के बाद, IPO के बाद, वो नए नए फील्ड्स में भी जाते हैं और नए नए स्टार्टअप्स को एक्वायर भी करते हैं। तो टोटल में यही एक समरी है पूरे स्टार्टअप की टाइप्स ऑफ स्टार्टअप कितने। हाँ मालूम है वीडियो थोड़ी लंबी बन गई है, बट इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये टॉपिक्स ही ऐसे हैं जिसको बहुत अच्छे से क्लेरिफाई करना पड़ेगा। एंड अगर आप मेरी बाकी वीडियोस देखना चाहते हैं इसी सीरीज़ के ऊपर तो प्लीज़ चैनल्स के साथ बने रहिए। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप जाइए वहाँ पे चेकआउट कीजिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आई तो मैं बोलूँगा डिसलाइक कीजिए। अगर आप मेरे साथ इस जर्नी पे बने रहना चाहते हैं एंड कुछ लर्निंग लेना चाहते हैं या फिर अपने स्टार्टअप को बढ़ाना चाहते हैं या फिर आप कुछ स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैं बोलूँगा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उस बेल आइकन को भी प्लीज़ दबा दीजिए ताकि मैं आने वाली वीडियोस डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। आपने मेरा वीडियो देखा, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।